हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऑडिटिंग एंड एथिक्स की फॉर सीए इंटरमीडिएट फॉर द अटेम्प्ट ऑफ जनवरी 2025। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हमारा शुरू है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। हम लोग चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक नंबर 6 में पढ़ाई शुरू किए हैं। टॉपिक नंबर 6 का हमारा नाम है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो था इस लेक्चर का वीडियो, लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 1, और वो हम उस वीडियो में हमने कवर किया है टॉपिक नंबर 1, 2 एंड 3। यानी टॉपिक नंबर 6 में हमारे लिए कुल मिलाकर 4 टॉपिक्स है, 1, 2, 3, 4। इस वीडियो लेक्चर के सीरीज में जो पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है उसमें हम लोगों ने 1, 2 और 3 ये डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो का जो मुद्दा रहेगा वो हमारा रहने वाला है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये एकदम बढ़िया वाला टॉपिक है जो हाईली प्रैक्टिकल है और सबसे ज़्यादा ऑडिट के काम में यूज़ होने वाला पोर्शन है। तो मित्रों, ये वाला टॉपिक आप मिस आउट नहीं कर सकते। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, एंड प्रैक्टिकल जब आप एक्चुअली ऑडिट करने जाओगे तो वहाँ पर भी यहाँ पर जो थियरी दी गई है उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आ जाओ, सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग इस टॉपिक का पूरा ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है फटाफट आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करने का। सॉरी। तो आ जाओ, टॉपिक नंबर 4 जो है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब जब भी एज एन ऑडिटर आप किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू करोगे तो उसमें आपको 5 चीजें करनी है, ध्यान में रखनी है। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल, यानी जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करोगे तो एज एन ऑडिटर आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करनी है, कुछ लॉजिकल स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। उन्हीं के बारे में पॉइंट नंबर ए में हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर बी जो है वो हमें बताएगा, वो हमें सिखाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स। देन यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होती है उसमें कौन से प्रकार के कंट्रोल्स है, एंड इन कंट्रोल्स को एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट करने वाली कौन सी प्रोसीजर्स है, और उन प्रोसीजर्स को हमें किस तरीके से अप्रोच करना है फॉर रिव्यू एंड इवैल्यूएशन। तीसरे पॉइंट में हम लोग सीखेंगे सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल्स। अब हमें एक तो बात पता चल गई है कि एज एन ऑडिटर हमें किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पहले तो इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन की प्रोसेस में सबसे पहला काम हमें करना है पूरी की पूरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक ओवरऑल रिव्यू हमें करना है, यानी बर्ड्स आई व्यू हमें ऑब्टेन करना है। बर्ड्स आई व्यू ऑब्टेन करने के लिए हमें टॉपिक नंबर 1 और 2 में बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। पॉइंट नंबर सी, अब जब हम किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू करेंगे तो रिव्यू करने के लिए एज एन ऑडिटर मैं तो बाहर का व्यक्ति हूं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का व्यक्ति हूं। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा यानी उनके प्रीमाइसेस में एंट्री लूंगा, तो जब तक मुझे मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस प्रॉपर ऑथोराइजेशन नहीं देते फॉर द एक्सेस ऑफ डेटा, फॉर द एक्सेस ऑफ एम्प्लॉइज एंड फॉर द एक्सेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज एंड एसेट्स, तब तक मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट? तो जब मुझे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू करना है या इवैल्यूएशन करना है तो मुझे इंफॉर्मेशन गैदर करनी है एज एन ऑडिटर। तो एज एन ऑडिटर इंफॉर्मेशन गैदर करने के कौन से सोर्सेस है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मुझे एक्सेस करने चाहिए। सबसे पहला है कंपनी का मैनुअल, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑडिट करने जाओगे उनकी इंटरनल पॉलिसीज, उनके इंटरनल प्रोसीजर्स, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा या नहीं होगा। 2 सिनेरियो होंगे। अगर प्रॉपर इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन है तो आपको कंपनी के यूजर मैनुअल्स जो होते हैं या प्रोसेस मैनुअल्स जो होते हैं वो मिल जाएंगे। वहां से आप कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या रहेगा आपका? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है। कौन सी कैसी? ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाई लेवल मैनेजमेंट जिसमें सीईओ एंड उसके इक्विवेलेंट ऑफिसर्स होंगे, देन मिडल लेवल मैनेजमेंट यानी रीजनल मैनेजर्स वगैरह होंगे, एंड देन ऑपरेशनल मैनेजर्स होंगे, एंड देन एम्प्लॉय यानी
रूटीन स्टाफ जो होता है वो, ऐसे 4-5 लेवल की हायरार्की होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से आपको ये पता चलेगा कि कौन से लेवल ऑफ एम्प्लॉय की इंक्वायरी आपको करनी है, उस एम्प्लॉय के पास क्या ऑथराइजेशन है, उस एम्प्लॉय के पास से आपको किस प्रकार की ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और इस वजह से आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉय हायरार्की एंड प्रोसेसेस दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तीसरा है आपका फ्लो चार्ट्स, यानी आप पूरी की पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो, या कंपनी ने ऑलरेडी बना के रखा होगा, उसको एक्सेस करो ताकि आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और चौथा पॉइंट हमारे पास आता है मित्रों इंक्वायरीज का, यानी जो एम्प्लॉइज होते हैं जिनसे हमारा रिलेशनशिप बनने वाला है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, यानी जो हमारे एम्प्लॉइज काम के हैं, जो मैनेजमेंट ने जिम्मेदारी दी है फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उन एम्प्लॉइज के साथ हमारा हमेशा काम करने का मौका आने वाला है। तो उन एम्प्लॉइज से हमें इंक्वायरीज करनी चाहिए, उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहिए, उनसे धीरे धीरे सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी है। तो मित्रों, जब भी आप किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन करोगे, सबसे पहली स्टेप आप फॉलो करोगे रिव्यू। उसमें सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस डेवलप करोगे टू कैरी ऑन द रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। दूसरा इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करोगे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है उसमें किस प्रकार के कंट्रोल्स एंड किस प्रकार के प्रोसीजर्स को डिजाइन एंड इंप्लीमेंट किया गया है। अब यहां पर आपने स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल अप्रोच को फॉलो किया, उसमें कौन से कंट्रोल्स है, कौन सी प्रोसीजर्स है, उसको आइडेंटिफाई किया। नाउ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कौन से कंट्रोल्स या प्रोसीजर्स है, उनसे रिलेटेड जानकारी आपको इन 4 सोर्सेस से मिल सकती है: कंपनी मैनुअल, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, फ्लो चार्ट एंड इंक्वायरीज। उसके बाद चौथी चीज आपको क्या करनी है, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, यानी जब भी आप किसी एम्प्लॉय से इंक्वायरी करो तो ऐसे ही फालतू की बातें नहीं करना है ना। जो आपके लिए जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने के लिए सही सवाल आपको पूछने हैं। आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाके वहां पे डिस्कशन नहीं करना है, दोस्ती यारी वाली बातें नहीं करना है। बी अ प्रोफेशनल, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने आप गए हो उसी से रिलेवेंट आपको क्वेश्चन पूछने हैं। तो बेसिकली ये जो इंक्वायरी वाला पोर्शन है इसी को यहाँ पे एक्सपांड किया गया है, आस्किंग द राइट क्वेश्चन। पांचवा काम आपको क्या करना है रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, डॉक्यूमेंटिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर ए, बी, सी और डी, इन चारों स्टेप्स में आपको जो इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, इन चारों स्टेजेस में आपको जो नॉलेज बेस बताया गया है, जब आप एक्चुअली काम करोगे तो आपने क्या क्या काम किया, किन लोगों से बात की, कौन से एम्प्लॉय से बात की, उसका डेट, उसका टाइम, उनका रिस्पॉन्स क्या था, फिर आपने किस तरीके से उसको अप्रोच किया, मैनेजमेंट से क्या क्या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स लिए रिगार्डिंग इनिशियल ड्यू डिलिजेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली जब भी आप इवैल्यूएशन के स्टेज में रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का प्रोसेस फॉलो करोगे, जो आपका प्रोसीजर फॉलो करोगे, तो एंटायर रिव्यू में आपने जितने भी स्टेप्स को फॉलो किया, आपने जो भी काम किया, उन सारे चीजों को आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करोगे, और यही डॉक्यूमेंटेशन आगे चल के आपका ऑडिट वर्किंग पेपर बनने वाला है। इन्हीं ऑडिट वर्किंग पेपर के बेसिस के ऊपर आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को गैदर करोगे, वही आपके ऑडिट वर्किंग पेपर में मेंशन करोगे, और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्लस डॉक्यूमेंटेशन यानी ऑडिट वर्किंग पेपर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके आपको रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट होगा, एंड वो रीजनेबल एश्योरेंस के बेसिस के ऊपर आप ऑडिटर का ओपिनियन फॉर्म करने वाले हो। तो इसीलिए ये जो रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इसमें आपको 5 स्टेप्स फॉलो करनी है। पॉइंट नंबर ए, बी, सी और डी एंड ई, ठीक है। और जब आप इंक्वायरी करोगे, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जानकारी आपको सोर्स नंबर 1, 2, 3, 4 इन 4 सोर्सेस से मिल सकती है। तो एज एन ऑडिटर ये वाला पोर्शन आपको पता होना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा, यानी जब हम इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम करेंगे तो रिव्यू होने के बाद हम क्या स्टेज फॉलो करेंगे। रिव्यू होने के बाद हमें यह पता चलेगा जब हम डिटेल में किसी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन शुरू करेंगे। अब ये रिव्यू यानी क्या हुआ, इनिशियल ड्यू डिलिजेंस, हमने सारी बेसिक इंफॉर्मेशन को
इकट्ठा किया, उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया। अब जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है उसके बेसिस के ऊपर हाई रिस्क एरिया, मीडियम रिस्क एरिया, लो रिस्क एरिया जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल्स, यानी कहाँ पे स्ट्रांग है इंटरनल कंट्रोल्स, कहाँ पे वीक है। जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है वहां पे हम सैंपल या टेस्ट चेक बेसिस पे काम करके आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है वहां पर एरर्स या फ्रॉड होने की यानी मिसस्टेटमेंट होने की चांसेस है। फिर वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं वो हम देखेंगे। अगर वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क जनरेट करती है, और अगर सिग्निफिकेंट रिस्क जनरेट करती है तो वहां पर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी जो स्टेजेस होती है वो प्रॉपरली लॉजिकल मैनर में लिंक्ड की जाती है। तो किसी भी इवैल्यूएशन, जब भी आप किसी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन करोगे तो इनिशियल ड्यू डिलिजेंस यानी पूरे सिस्टम का एक बर्ड्स आई व्यू रिव्यू लोगे, एंड देन आप डिटेल में इवैल्यूएशन को स्टार्ट करोगे। अब जब आप डिटेल इवैल्यूएशन करोगे किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का तो आपके पास कुल मिलाकर 4 मेथड्स हमारे स्टडी मटेरियल में दी गई है। उन चारों मेथड्स को आइदर इंडिविजुअली एक एक ही मेथड आप फॉलो कर सकते हो, या उन चारों मेथड्स में से किसी एक या दो या तीन मेथड्स का कॉम्बिनेशन बना के भी आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन कर सकते हो। इसमें से यानी पॉइंट नंबर 2 में जितनी भी मेथड्स हमें बताई गई है, मेथड्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इनमें से कौन सी मेथड कौन से सर्कमस्टांसेस में यूज करनी है ये आपके प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर छोड़ा गया है। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहली जो मेथड है हमारी मेथड्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वो सबसे पहली मेथड हमारी कौन सी है? नैरेटिव मेथड। नैरेटिव मेथड मींस व्हाट? अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको इन सारे जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं मैं क्या करता हूं? पढ़ता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं? पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको नैरेट करता हूं। अब जब इसी नैरेशन को रिकॉर्ड किया जाता है आइदर ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में, तब उसे कहा जाता है नैरेटिव रिकॉर्ड। तो ये जो पुराने इस नैरेटिव रिकॉर्ड का ओरिजिन क्या है? जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में काम होता था, एक व्यक्ति पुराने समय में उसको बताता था और दूसरा व्यक्ति टाइप करता था, क्योंकि पुराने समय में हमारे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के कोई चीजें नहीं थी। आइदर आपको पेन पेंसिल, पेपर पेंसिल या जो भी उस समय के लिखने के डिवाइसेस होंगे उससे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, या फिर जैसे जैसे समय इवॉल्व हुआ फिर एक व्यक्ति बताएगा दूसरा व्यक्ति टाइपराइटर यूज करेगा, फिर कंप्यूटर्स आए, फिर हमने कंप्यूटर में टाइप करना शुरू किया, फिर सारा जो नैरेशन है वो हमने डिजिटली रिकॉर्ड करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? डिजिटल रिकॉर्ड से हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी आई, वीडियो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी आई, फिर हमारा ट्रांसक्रिप्शन ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, यानी हम जो बात करते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो एप्स होते हैं, हम जो बात करते हैं उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करते हैं और रियल टाइम में हमें वो टेक्स्ट जनरेट करके देते हैं। तो नैरेटिव मतलब क्या? कि जो मैं बात करता हूँ, जो मैं वर्बली आपको बताता हूँ, उस नैरेशन को रिकॉर्ड करना इज नोन एज नैरेटिव रिकॉर्ड। तो नैरेटिव रिकॉर्ड वाली जो मेथड है उसका यूज करके हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो नैरेटिव रिकॉर्ड के बारे में सबसे पहली बात हमें सीखनी पड़ेगी, डेफिनेशन ऑफ नैरेटिव रिकॉर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट। अब मैंने जो आपको नैरेटिव रिकॉर्ड का मीनिंग बताया वो जनरलाइज मीनिंग है, वो हिस्टोरिकल मीनिंग है। अब हमारे स्टडी मटेरियल में करंट सिनेरियो में नैरेटिव रिकॉर्ड का क्या डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन फॉर डेवलपिंग द रिकॉर्ड। जब हम नैरेटिव रिकॉर्ड बनाते हैं यानी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन उसको रिकॉर्ड करते हैं, तब वहां पे टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन ये दो प्रकार के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, यूज इन स्मॉल बिजनेसेस और इनफॉर्मल कंट्रोल सिस्टम्स, यानी नैरेटिव रिकॉर्ड जो है जो यूज की जाती है टू रिकॉर्ड द डेटा रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल के डिजाइन, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डिजाइन, उसमें इंप्लीमेंटेशन, उसकी प्रोसीजर्स, पूरा डिटेल रिकॉर्ड होता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से है। तो वहां पर स्मॉल बिजनेसेस में या फिर इनफॉर्मल कंट्रोल सिस्टम्स में किस तरीके से नैरेटिव मेथड का यूज होता है उसके बारे में जानकारी। और टॉपिक नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द नैरेटिव रिकॉर्ड, यानी ये जो नैरेटिव रिकॉर्ड है ये पूरा का पूरा टेक्स्ट फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, लिखा हुआ रिकॉर्ड होता है, और इसीलिए बहुत ज्यादा लेंदी होता है और बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन होने के कारण, लेंदी होने के कारण उसके कुछ
डिसएडवांटेजेस होते हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या है? डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, यानी जब आप नैरेटिव रिकॉर्ड को फॉलो करके इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डेटा को पढ़ना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको कंसाइज फॉर्म में सिंथेसाइज करना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, एंड दैट्स वाई इट इज़ very difficult to understand the system by following the narrative record। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? challenges in identifying weaknesses और gaps। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा लेंदी डेटा होता है तो हम शुरुआती दौर का जो डेटा पढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6, तो हमें पेज नंबर, अगर हम पेज नंबर 15 पे आ गए और पेज नंबर 1 पे क्या लिखा है वो पूछा गया, तो हमें फिर से रिकॉल करना पड़ेगा। हमारे माइंड में इतना डेटा एक साथ स्टोर नहीं हो पाता है रियल टाइम में। तो वो भी होता है कि इतनी बड़ा, जब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके पास है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस आपके पास है, तो उसमें वीकनेसेस एंड गैप्स को आइडेंटिफाई करना चैलेंजिंग हो जाता है। देन तीसरा डिसएडवांटेज क्या है? इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस इन द सिस्टम। अगर आपको किसी प्रोसीजर में चेंज करना है तो नैरेटिव रिकॉर्ड का जो डिटेल्ड टेक्स्ट है, उस हर एक टेक्स्ट को आपको जहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है, पूरे के पूरे टेक्स्ट को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा काम होता है। तो मेजरली 3 प्रकार के डिसएडवांटेजेस नैरेटिव रिकॉर्ड में होते हैं। पहला, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम। दूसरा, चैलेंजेस इन आइडेंटिफाइंग वीकनेसेस और गैप्स, एंड तीसरा, इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस इन द सिस्टम। फिर दूसरी मेथड है चेकलिस्ट मेथड। इस चेकलिस्ट मेथड का यूज करके भी हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। चेकलिस्ट मेथड नैरेटिव मेथड से बहुत आसान है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ चेकलिस्ट और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ चेकलिस्ट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन हियर अंडर। अब चेकलिस्ट यानी क्या? जैसे कि हम डेली सुबह उठते हैं और एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं। उस टू डू लिस्ट में हम बस केवल पॉइंट नंबर 1 उसका टाइटल, पॉइंट नंबर 2 उसका टाइटल, टास्क नंबर 3 क्या टास्क परफॉर्म करना है वो, तो एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। तो नैरेटिव रिकॉर्ड यानी डिटेल्ड टेक्स्ट पढ़ने से इस चेकलिस्ट को फॉलो करना, यानी फिर हम क्या करते हैं, कौन सा टास्क है, टास्क हुआ नहीं हुआ उसमें टिक मार्क कर दो, फिर हमारा रिकॉर्ड प्रॉपरली होता है। तो ये जो चेकलिस्ट मेथड है, इसको फॉलो करके हम किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद नैरेटिव रिकॉर्ड। तो चेकलिस्ट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि एज एन ऑडिटर हम इस मेथड को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडिट। फिर तीसरी मेथड हमारे पास आती है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। दिस इज द मोस्ट widely used method and this is the most effective method of auditing internal control system। तो ये सबसे ज्यादा, यानी चेकलिस्ट एंड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के बहुत ज्यादा ऑडिट का काम आप आसानी से कर सकते हो। और ये चेकलिस्ट मेथड एंड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर मेथड, these are the most widely followed and implemented methods in the field of auditing। these are most important from the exam point of view। इस पे सवाल बन सकते हैं। ठीक है मित्रों, फिर इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर की जो मेथड है उसका जब आप नाम पढ़ोगे तो इंटरनल कंट्रोल यानी जो एंटिटी का ऑडिट करने हम जा रहे हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में कौन से इंटरनल कंट्रोल है, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं फ्रॉम मैनेजमेंट एंड दोष चार्ज विद गवर्नेंस। यानी इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में जो सवाल पूछे जाते हैं उनका, वो सवाल पूछे जाते हैं मैनेजमेंट या दोष चार्ज विद गवर्नेंस वाले लोगों के साथ। यानी एज एन ऑडिटर मैं एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूंगा, उसमें मेरे हिसाब से पहले इनिशियल, जो मैंने इनिशियल रिव्यू किया है, सबसे पहले हमने इवैल्यूएशन के मेथड में क्या सीखा था कि आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक बर्ड्स आई व्यू रिव्यू लेना पड़ेगा। तो जब मैंने रिव्यू लिया मुझे पूरे के पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक आइडिया आ गया। फिर उसके बेसिस के ऊपर यानी इनिशियल ड्यू डिलीजेंस के बेस के ऊपर मैंने एक एज एन ऑडिटर मैं एक इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर को फॉर्म्युलेट करूंगा। उसमें मैं इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल, जो मेरे सवाल है वो उसको मेंशन करूंगा। और उस सवाल के उसका फॉर्मेट कैसे होगा, पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम होगा क्वेश्चन, तीसरा कॉलम होगा रिस्पॉन्स, चौथा कॉलम मेरा होगा सिग्नेचर। यानी एक सवाल होगा, उस सवाल का जवाब मुझे 3 प्रकार से मिलेगा, आइदर यस, नो या नॉट एप्लीकेबल। तो नो एंड नॉट एप्लीकेबल अगर कोई मुझे किसी सवाल का जवाब मिलता है, इसका मतलब वहां पर इंटरनल कंट्रोल आइदर डिफेक्टिव है
वीक है या फिर मुझे फर्दर डिटेल ऑडिट प्रोसीजर उसमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी सवाल का जवाब मुझे यस मिलता है तो उसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग। और जो भी व्यक्ति, यानी मैं इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस वालों को प्रोवाइड करूंगा। जो भी व्यक्ति जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पूरे डिपार्टमेंट्स में, उसके उन सारे एम्प्लॉयज के पास वो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर घूमेगा और वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देंगे, यस नो और नॉट एप्लीकेबल जो भी आंसर होगा, और उन आंसर के सामने खुद का नाम लिखेंगे, उनका डेजिग्नेशन लिखेंगे, उनकी सिग्नेचर करेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर इस प्रकार से एक ऑडिटर यूज करता है टू गैदर द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। पॉइंट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कॉम्प्रहेंसिव नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। पॉइंट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ द क्वेश्चनर अप्रोच, प्रोसेस ऑफ यूजिंग क्वेश्चनर, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस, हैंडलिंग नो एंड नॉट एप्लीकेबल आंसर्स, further clarification of inconsistencies, final report of deficiencies and recommendations। तो internal control questionnaire से जुड़े हुए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 मुद्दों के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। देन टॉपिक नंबर 9 जो है उसमें आपके पास सैंपल ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर है। तो 4 सैंपल्स हम देखने वाले हैं। सैंपल नंबर 1 is related to purchases. Sample number 2, sample of internal control questionnaire relating to creditors. Sample of internal control questionnaire relating to inventories and sample of internal control questionnaire relating to fixed assets. तो purchases आपके कहाँ पे दिखते हैं? P&L में, ठीक है। क्रेडिटर्स आपके कहाँ पे दिखते हैं? बैलेंस शीट में। इन्वेंट्रीज बैलेंस शीट एंड फिक्स्ड असेट्स बैलेंस शीट। तो बेसिकली हमने बैलेंस शीट एंड P&L का आइटम सिलेक्ट करके इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर इन एरियाज में किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं, उनका यूज कैसे किया जाएगा, वो सारी चीजें हम इन सैंपल एग्जांपल्स में देखने वाले हैं। दिस इज हाईली प्रैक्टिकल। चौथी जो मेथड है जिसका यूज करके हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन कर सकते हैं वो है फ्लो चार्ट मेथड। यानी यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं होगा, कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, यहाँ पर डायरेक्ट डायग्राम्स होंगी। उन डायग्राम्स में सारी प्रोसेसेस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यानी जैसे हम कोई टॉपिक अगर पढ़ते हैं, अब जैसे मैंने आपको ये टॉपिक नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मेरी स्टाइल कैसी है टीचिंग की कि मैं आपको एक सिंपल सीरियल यानी लीनियर फॉर्म में मैं मेंशन कर देता हूं टॉपिक नंबर 1 2 3 4। अब इसी इंफॉर्मेशन को कोई दूसरा टीचर आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में भी बता सकता है। जैसे कि ये मेन टॉपिक है, फिर एक एरो निकालेगा, यहाँ पे पहला टॉपिक, दूसरा एरो निकालेगा, यहाँ पे पहला टॉपिक, तीसरा एरो निकालेगा, यहाँ पे पहला टॉपिक। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर एक और बात रहेगा, यानी जो आपकी प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी प्रोसेस है तो फ्लो चार्ट में कैसा रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा, फिर आपको पूरा का पूरा प्रोसेस का फ्लो बताया जाएगा कि इनपुट क्या होगा, फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, आइदर दिस और दिस। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा यस और नो। फिर अगर यस और नो के सिनेरियो आते हैं तो क्या आपको फॉलो करना है, फिर आपको नो का सिनेरियो है तो किस तरीके से आपको प्रोसेस फॉलो करनी है, एंड फाइनली आपका जो आएगा आउटकम यानी एंड ऑफ प्रोसेस। इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट बनता है लॉजिकल मैनर में। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल कंट्रोल की प्रोसीजर्स होती है, उन प्रोसीजर्स को आप फ्लो चार्ट की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि एक ही झटके में बर्ड्स आई व्यू उन पूरी प्रोसेसेस का आपको मिल जाए और उन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से हासिल हो जाए। तो फ्लो चार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट, दूसरा पर्पस ऑफ फ्लो चार्ट, एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिस्टम, एप्लीकेशन टू इंटरनल कंट्रोल एंड नीड फॉर कॉम्प्रहेंसिव स्टडी। इतनी सारी बातें हम टॉपिक नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है मित्रों, आई होप कि आपको पूरे के पूरे टॉपिक का मैंने एक समरी, एक ओवरव्यू अच्छे तरीके से डिलीवर कर दिया है। अब हम लोग हमारे डिटेल्ड नोट्स में चलते हैं ताकि हम इस टॉपिक को एकदम प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से कवर अप कर पाए, ताकि अगर एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एकदम सही तरीके से लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर में उसके आंसर्स लिख पाओ और मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो आ जाओ, अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा डिटेल्ड स्टडी। टॉपिक नंबर 4, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन करने के लिए स्टेप नंबर 1 हमारा होगा, हम एक इनिशियल ड्यू डिलीजेंस करेंगे, जिसे ऑडिट की भाषा में कहा जाता है रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में हम सबसे पहली स्टेप क्या फॉलो करेंगे, प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल। द रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन्वॉल्व्स अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस where the auditor studies, examines and evaluates the control mechanisms set up by the management। यानी किसी भी एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सेटअप करने की जिम्मेदारी किस पर होती है, मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस के ऊपर। तो एज एन ऑडिटर हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, एग्जामिन करेंगे एंड इवेल्युएट करेंगे कि मैनेजमेंट ने किस तरीके के कंट्रोल मैकेनिज्म्स को डिजाइन किया है एंड इंप्लीमेंट किया है, और ये कंट्रोल मैकेनिज्म इन द गिवन बिजनेस सिनेरियो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। फिर दिस प्रोसेस helps the auditor to understand how effective the internal controls are and whether they are being followed as intended। यानी जब आप किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का स्टडी, एग्जामिन एंड इवैल्यूएशन करते हो तो आपको कौन से कंट्रोल मैकेनिज्म्स मैनेजमेंट ने इंप्लीमेंट एंड डिजाइन करके रखे हैं वो पता चलता है, और उसके बाद वो इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है, और उनका जो इंटेंशन है उस इंटेंशन को, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये बात आपको पता चल जाती है। तो स्टेप नंबर 1 में आप रिव्यू किस तरीके से करोगे, पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस कौन है, उन्होंने किस तरीके के कंट्रोल मैकेनिज्म्स का डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन करके रखा है। वो डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन का आप स्टडी करोगे, एग्जामिन करोगे एंड इवेल्युएट करोगे कि वो इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं है, और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स। अब ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, इसी में आपको कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स को आइडेंटिफाई करना है। द फर्स्ट स्टेप इन द रिव्यू प्रोसेस इज टू डिटरमाइन व्हाट कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स द मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर सबसे पहले तो आप देखोगे कौन से इंडस्ट्री में काम करती है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या फिर ऑक्सिलरी इंडस्ट्री, यानी जो इन 3 इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्री में अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एंटिटी काम करता है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मैन्युफैक्चर करता है, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करता है या फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस क्या है। फिर आप जब पूरा का पूरा बिजनेस सिनेरियो समझोगे तब आपको ये आइडिया आएगा कि इस प्रोडक्ट को सेफगार्ड करने के लिए किस तरीके के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाने चाहिए। फिर आप लॉजिकल मैनर में एक दूसरा सवाल पूछोगे कि क्या मैनेजमेंट ने एप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया है या नहीं किया है। तो यही आप पॉइंट नंबर बी में आइडेंटिफाई करोगे कि रिलेवेंट कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स मैनेजमेंट ने इंप्लीमेंट किए हैं या नहीं किए। ये डिसीजन आप अपने खुद के प्रोफेशनल जजमेंट या किसी एक्सपर्ट को हायर करके अराइव करा सकते हो। The first step in the review process is to determine what controls and procedures the management has established. This includes identifying which processes are in place to manage risk, prevent errors and ensure accurate financial reporting। किसी भी कंट्रोल या प्रोसीजर के 3 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में जो भी कंट्रोल्स या प्रोसीजर्स को डिजाइन या इंप्लीमेंट किया जाएगा उनके 3 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। वो रिस्क को मैनेज करना यानी रिस्क को कम से कम रखना, प्रिवेंट एरर्स यानी एरर्स बिल्कुल ना होने देना, एंड एंश्योर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। द ऑडिटर मस्ट अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ दीज कंट्रोल्स टू असेस देयर एडिक्वेसी। तो आपको उनका स्कोप वगैरह यानी पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना पड़ेगा। अब यहां पर देखो, जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में आप सोचोगे, आप केवल और केवल अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में सोचने वाले हो। आप पूरे के पूरे एंटिटी में जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स है वो आपके ऑडिट के लिए रिलेवेंट नहीं है। हमारे लिए क्या रिलेवेंट है, ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स, ऐसे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स जिनका फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है, यानी जिनका इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी इन 4 कैटेगरीज पे इंपैक्ट होने वाला है। ऐसे ही ट्रांजैक्शंस, ऐसे ही इंटरनल कंट्रोल्स एज एन ऑडिटर मेरे लिए रिलेवेंट है, क्योंकि जब मैं ऑडिट की बात करता हूं तो मेरे पास 4 प्रकार के स्टैंडर्ड्स है। पहला, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो 4 प्रकार के स्टैंडर्ड्स मेरे पास है। इन चारों उसमें से 3 प्रकार के जो स्टैंडर्ड्स है रिलेटेड सर्विसेज को छोड़ के
तीन प्रकार के जो स्टैंडर्ड्स है उसमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेरा सब्जेक्ट मैटर होता है, और रिलेटेड सर्विसेज में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर करंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है मित्रों, ये चार प्रकार के काम मेरे होते हैं। तो एज एन ऑडिटर मेरा सबसे ज्यादा फोकस या मेरा 100% इन्वॉल्वमेंट केवल और केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से होने वाला है। अब वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल यानी पास्ट पीरियड की हो सकती है, करंट पीरियड की हो सकती है, या फ्यूचर पीरियड की भी हो सकती है, दैट मीन्स प्रोजेक्शंस। जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल नेचर की नहीं है या ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे मैं फाइनेंशियल या मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकता, वो अकाउंटिंग सिस्टम एंड ऑडिट के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पर जब भी हम किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन करेंगे तो मेरे दिमाग में एज एन ऑडिटर एक बात हमेशा क्लैरिटी के साथ रहनी चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स में चेक करूंगा उनका रिलेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 आपको समझ गया। अब पॉइंट नंबर 3 देखो, यानी पॉइंट नंबर सी, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल्स। तो यहां पर स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो आपको अंडरस्टैंडिंग गैदर करनी है रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल्स, कौन से कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स उन्होंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स में मैनेजमेंट ने डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करके रखे हैं, उनके बारे में आप 4 सोर्सेस से जानकारी हासिल कर सकते हो। वो सोर्सेस कौन से हैं? पहला सोर्स आपका है कंपनी मैनुअल्स, दूसरा सोर्स आपका है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, तीसरा सोर्स आपका है फ्लो चार्ट्स एंड चौथा सोर्स आपका है इंक्वायरीज। Sources of information for understanding controls. To fully understand the internal control system, the auditor relies on several sources of information. अलग अलग sources से आप information gather कर सकते हो ताकि आप internal controls के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर पाओ। पहला source है आपका company manuals. These provide formal documentation of policies and procedures. किसी भी कंपनी मैनुअल यानी वो आपके लिए सबसे क्रेडिबल डॉक्यूमेंट होने वाला है। तो अगर आपका सबसे पहला रोल यही बनता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले जाओ और वहां पे जो मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है उन्हें पूछो कि भाई साहब आपके जो कंट्रोल्स है, आपके जो प्रोसीजर्स आपने इंप्लीमेंट करके रखे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में विद रिलेशन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसका कोई कंपनी मैनुअल है क्या, कोई रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेशन है क्या, अगर है तो मुझे प्रोवाइड करो, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको पूछना पड़ेगा। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स. These outline the structure of the organization and indicate the hierarchy and responsibilities of various employees. अब देखो, बहुत सारे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे प्रकार के ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होती है, वॉल्यूम में भी और टाइप में भी। टाइप में हमारे पास क्या क्या है? इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी। अब ये ब्रॉड कैटेगरीज हो गई। जैसे हम फॉर एग्जांपल इनकम की बात करें तो दो प्रकार के आपके इनकम होंगे, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम में आपका रेगुलर ट्रेडिंग, जो भी आपका रेगुलर बिजनेस होगा वो होगा, यानी सेल एंड परचेस ऑफ, यानी सेल ऑफ आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या हो सकता है? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, कमीशन इनकम, ब्रोकरेज, या फिर आपका जो कैपिटल गेन वाला इनकम होगा वो, क्योंकि वो रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपके नहीं है। उसके बाद एक्सपेंसेस साइड में जब हम आते हैं तब आपके दो प्रकार के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स, ये तीन कैटेगरीज मेजर होती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके टोटली आप डंप कर देते हो जो भी आपके कैटेगरीज है वहां पर वो। फिर जब आप बैलेंस शीट में आते हो तो लाइबिलिटी साइड में तीन प्रकार की आपकी क्लासिफिकेशन होता है, इक्विटी यानी इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल प्लस जो भी कैपिटल का स्ट्रक्चर होगा आपका वो, दूसरा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, और तीसरा कैटेगरी आपका होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। सिमिलरली अब जब एसेट साइड में आते हो तो एसेट में क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है? फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स। फिर फिक्स्ड असेट्स में जब आप जाते हो तो वहां पे भी आपके क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं? टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, करेक्ट। देन आपका करंट असेट्स में भी आपके क्या क्या होते हैं? जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं वो, प्लस आपका अगर कोई टैक्स का रिफंड होगा वो, प्लस आपके जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। तो ऐसे बहुत अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन सारे ट्रांजैक्शंस का करके हम फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट्स है तो हर एक एम्प्लॉय की अलग अलग जिम्मेदारी। जब हम बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं
तो वहां पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होता है। एक आदमी होगा उसका काम केवल ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड होगा, एक एम्प्लॉय होगा उसका काम केवल भाई तू रेवेन्यू के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर, एक एम्प्लॉय होगा भाई तू सिर्फ इन्वेंट्री हैंडल कर, एक व्यक्ति होगा उसका फिक्स्ड असेट हैंडलिंग का चार्ज होगा। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और इसीलिए आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में एज एन ऑडिटर जानकारी होना आवश्यक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने कितने ट्रांजैक्शंस की कैटेगरीज है और कौन से ट्रांजैक्शंस की जिम्मेदारी कौन से एम्प्लॉय को दी गई है, ताकि आप उन एम्प्लॉय के साथ अपना कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करके उनसे जानकारी हासिल कर सके और ऑडिट के लिए जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो उनसे गैदर कर सके। These outline organization charts. These outline the structure of the organization and indicate the hierarchy and responsibilities of various employees. Then there are flow charts. Flow charts visually represent processes helping the auditor see how tasks move through the system. यानी पूरे सिस्टम के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो मैनेजमेंट खुद को फैसिलिटेट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने के लिए बना के रखते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रोसेसेस के फ्लो चार्ट्स बना के रखे हैं तो उनको भी आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस एज एन ऑडिटर मिल सकता है, अगर आपके लिए वो रिलेवेंट है और अगर आप उनसे वो रिक्वेस्ट करें तो। फिर चौथा सबसे कॉमन पॉइंट होता है इंक्वायरीज। बाय टॉकिंग टू ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, किन से बात कर सकते हो आप, या तो ऑफिसर्स के साथ या तो रेगुलर एम्प्लॉइज के साथ। द ऑडिटर gains insight into how controls work in practice and whether they align with documented procedures. तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंटेड है आप क्या कर सकते हो, इंक्वायरी करके इसको कोरोबोरेट कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो कि जो भी डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स है वो प्रॉपरली फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, ये आप इंक्वायरीज के द्वारा एस्टैब्लिश करा सकते हैं। अब इसमें से कौन सी प्रोसीजर, कौन सी मेथड को यूज करना है, या किसी एक ही मेथड को यूज करना है, या चारों मेथड को यूज करना है, या इनमें से किसी मेथड्स को कॉम्बिनेशन में यूज करना है, ये सारा का सारा डिसीजन जो है वो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और उनके बिजनेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एक ऑडिटर को लेना पड़ेगा। दैट मीन्स कौन सी मेथड को यूज करके इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड जानकारी हासिल करनी है, इट इज लेफ्ट ऑन टू द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर पॉइंट नंबर डी, जैसे कि हमने यहां पे देखा था कि इंक्वायरीज जब हम करते हैं तो हम किससे बात करते हैं, ऑफिसर से या एम्प्लॉइज से। अब ये ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज से जब हम इंक्वायरी करते हैं तो एक रिक्वायरमेंट हमारी होती है आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। यानी अगर आप किसी एम्प्लॉय से बात कर रहे हो और उसके पास एक सर्टन लेवल का ऑथोराइजेशन होता है, जब आप उसके ऑथोराइजेशन के ऊपर का सवाल उसको पूछोगे तो उसके पास तो उसका एक्सेस नहीं होगा। वो क्या करेगा, साहब सर जी मेरा डेजिग्नेशन ये है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका कैपेसिटी, उसका स्कोप, उसका ऑथराइजेशन मेरे पास नहीं है, तो उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आप इंक्वायरी में टाइम लगा रहे हो, रिसोर्सेज लगा रहे हो, वो वेस्ट हो गए। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से ये पता चलता है कि मित्रों कौन से व्यक्ति से बात करना है, उससे कौन से सवाल पूछना है, ताकि आपका जो ऑडिट का जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर में हो सके। तो एज एन ऑडिटर ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लोग इसको क्या करते हैं, हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसीलिए हमारे स्टडी मटेरियल में इसको अलग से बताना पड़ा कि कॉमन सेंस की बात है कि भाई सही लोगों से सही सवाल पूछोगे तभी आपको सही जवाब मिलेगा। ठीक है, फिर यहां पर हमें क्या करना है, द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड depends on the auditor's ability to ask the right question to the right people. Effective questioning allows the auditor to uncover important details about the internal control systems, character, scope and efficacy. तो आपको सही व्यक्ति को सही सवाल क्यों पूछने हैं, ताकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कैरेक्टर आपको पता चल सके, उसका स्कोप आपको पता चल सके और उसकी एफिशिएंसी आपको पता चल सके। Engaging with staff who understand the processes ensures that the auditors get accurate and relevant information. तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब इंफॉर्मेशन के अलग अलग प्रकार के क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंफॉर्मेशन ऐसी गैदर करो जिसकी वजह से आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कैरेक्टर पता चले, स्कोप पता चले एंड एफिकेसी यानी एफिशिएंसी पता चले। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो आप गैदर करते हो वो एक्यूरेट होनी चाहिए और वो रिलेवेंट होनी चाहिए। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, जब ये 5 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास होंगे
तब आपके इंफॉर्मेशन की क्वालिटी सही होगी और आपको ऑडिट में मदद करेगी। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट नंबर डी का एक्सप्लेनेशन है। पॉइंट नंबर ई, डॉक्यूमेंटिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। As the auditor collects information from manuals, inquiries and other sources, it is crucial to document everything accurately. तो ऑडिटर होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जब अपना प्रोसेस, अपना काम शुरू करते हो तो क्या क्या काम आपने किया, उस काम का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना है। कौन सा काम आपने किया, कौन सा प्रोसेस आपने फॉलो किया, वो प्रोसेस आपने फॉलो क्यों किया, कौन से एम्प्लॉई या कौन से ऑफिसर से आपने बात की, आपने इंफॉर्मेशन, आपके इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, फाइनल आउटपुट क्या है और आपका उस इंफॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन क्या है। इस लॉजिकल मैनर में आपको अपने ऑडिट का सारा काम डॉक्यूमेंट करके रखना है। As the auditor collects information from manuals, inquiries and other sources, it is crucial। जो वर्ड्स होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड भी यूज किया जा सकता था, यहाँ पर सिग्निफिकेंट वर्ड भी यूज किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है क्रूशल, यानी ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंटिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ऑडिटर जब डॉक्यूमेंट करता है तब वही डॉक्यूमेंटेशन आगे चल के उसका ऑडिट वर्किंग पेपर बनता है और ऑडिट वर्किंग पेपर हमें एक सर्टन पीरियड तक हमारे पास सेफ एंड सिक्योर फॉर्मेट में, आइदर फिजिकल और डिजिटल फॉर्मेट में रखना पड़ता है। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। तो मित्रों यहां पर ये क्रूशल पॉइंट है, वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट। Written notes are essential as they capture relevant information and procedures that are crucial for later stages of the audit। क्योंकि अगर आपके ऑडिट का काम अगर 30 डेज तक चलने वाला है तो डे 1 में आपने क्या काम किया था, हो सकता है जो एम्प्लॉय शार्प है वो दिमाग में अपने सारी चीजें फिक्स रख ले। लेकिन क्या होता है जब आप अलग अलग लोगों को काम, जैसे मैं एक प्रिंसिपल ऑडिटर हूं, मेरे नीचे, मेरे साथ, मेरे टीम में एक्सपर्ट एम्प्लॉयज है यानी सीनियर एम्प्लॉयज है, एक मीडियम सेमी क्वालिफाइड एम्प्लॉय है और इंटर्न्स है। तो मैं एज एन ऑडिटर, मैं हर एक, जब भी मैं कोई ऑडिट का काम लेता हूं तो मैं एज एन प्रिंसिपल ऑडिटर हर एक एंटिटी में जाके रोज उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने क्वालिफाइड एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर किया, मैं उनको पैसे देता हूं, वो मेरे लिए काम करते हैं एज एन एम्प्लॉय या फिर एज अ फ्रीलांसर। मैंने उनको काम बताया कि भाई इस एंटिटी के पास जाओ, ये काम करो और उसका डेटा फीडबैक मुझे दो। फिर मैंने पूरा का पूरा काम क्या किया, डेलीगेट किया। तो ऐसे मैं काम को डेलीगेट करता हूं और एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर मैं काम को सुपरवाइज करता हूं। और जो मेरे एम्प्लॉयज है, जो इन्फॉर्मेशन वो मुझे लाके देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, उसका एनालिसिस मैं करता हूं एंड देन बेस्ड ऑन देयर वर्क मैं उनके काम पर रिलाय करता हूं और अपना डिसीजन फॉर्म करता हूं। और जहां पे मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली इन्वॉल्व होना चाहिए, रिस्की एरिया है, वहां पर प्रिंसिपल ऑडिटर खुद जाके भी एंटिटी की विजिट करता है। ऐसी बात नहीं है कि एंटिटी की विजिट कभी भी नहीं होगी प्रिंसिपल ऑडिटर की, ऑडिटर जाता है लेकिन रोज नहीं जाएगा। जब क्रिटिकल मोमेंट्स होंगे, जब डिसीजन मेकिंग वाले मोमेंट्स होंगे, तब एंटिटी में विजिट जरूर की जाएगी। ठीक है, तो डे 1 में अगर मैं कुछ काम करता हूं और उसी काम को मुझे डे 30 में अगर रेफर करना है, तो जब मेरे पास प्रॉपरली रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा तो मेरे लिए क्लैरिटी रहेगी इन्फॉर्मेशन की। अगर वर्बल है, ओरली में कुछ याद रखता हूं, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय काम छोड़ के चला गया, स्विच कर लिया उसने जॉब, तो वो इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में थी, कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, अब वो तो चला गया, अब क्या हम उसको 4 बार कॉल करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल कॉन्डक्ट। इसीलिए ये जिम्मेदारी ऑडिटर के ऊपर दी जाती है कि भाई साहब जो भी काम करोगे वो डॉक्यूमेंट करके रखो, ताकि अगर कोई टीम मेंबर या कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाता है या किसी और काम में उसको भेज दिया जाता है, तो इस काम का जो भी रिजल्ट है उसके, इस काम के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो आपके पास इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा एम्प्लॉय काम करता है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस आपके पास एकदम अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। तो यही कुछ बेसिक चीजें होती है जिसकी वजह से ऑडिट वर्किंग पेपर हमें तैयार करना होता है। अब जब अगर हमने ऑडिट कर लिया किसी फाइनेंशियल ईयर में और 2-3 साल के बाद फिर अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स ने बोलो या जीएसटी ने बोलो, उसमें फ्रॉड डिटेक्ट कर लिया, तो सबसे पहले किसको पकड़ा जाएगा? मैनेजमेंट को पकड़ा जाएगा। और उसी के साथ साथ देखा जाएगा भाई साहब स्टैट्यूटरी ऑडिट में रिपोर्ट पे साइन कौन से सीए ने किया, पकड़ो उसको। तो तब हमारे पास जो हमारा बैकअप रहेगा, जो हमें बचाएगा प्रोफेशनली और लीगली, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे ऑडिट वर्किंग पेपर। इसीलिए आप जो भी काम करोगे विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट, सारी की सारी चीजों को आपको डॉक्यूमेंट करके रखना है। और फिर आप
तभी जाके आप प्रूव कर सकोगे देखो भाई इतने डिटेल में मैंने ऑडिट किया था और ये जो फ्रॉड है ये नॉर्मल ऑडिट के रूटीन में डिटेक्ट नहीं हो पाता, कोई भी चाहे ऑडिट करे तो फिर मैं लीगली बच सकता हूं। तो इसीलिए हमारी जो डॉक्यूमेंटिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Return notes are essential as they capture relevant information and procedures that are crucial for latter stages of the audit. These notes serve as a reference point for evaluating the internal control system and can also help in future audits. यानी अगर मुझे फॉर एग्जांपल 3 साल के लिए कंटिन्यू में किसी एंटिटी का ऑडिट करता हूँ, पहले साल जिन एम्प्लॉयज़ ने ऑडिट किया वो एम्प्लॉयज़ अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले गए, तो जो नए एम्प्लॉयज़ है क्या मुझे फिर से उन्हें सब कुछ समझाना पड़ेगा? नहीं, मैं क्या बोलूँगा कि देखो पिछले साल भी हमने इस एंटिटी का ऑडिट किया था, उनके ऑडिट की फाइल निकालो, सारे के सारे डॉक्यूमेंट का स्टडी करो, उनका अंडरस्टैंडिंग लो और पिछले साल के हिसाब से इस साल का काम शुरू करो, और जहाँ पे भी मेरे सुपरविजन की ज़रूरत पड़ेगी मैं उन्हें वो चीज़ें बता दूंगा। तो इसीलिए पास्ट रिकॉर्ड जो है एक ऑडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, डॉक्यूमेंट वर्किंग पेपर जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मित्रों ये आपका पहला फेज था जिसमें हमने देखा कि किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जब आप इवैल्यूएशन करते हो तो सबसे पहली फेज में आपको पूरे के पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इनिशियल ड्यू डिलिजेंस यानी रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करने के लिए हमें यह पता था कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 एंड 5 5 टास्क हमें फॉलो करने हैं। उसी के साथ साथ अब जब हम डिटेल काम शुरू करेंगे यानी जब हम एक्चुअल इवैल्यूएशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक्चुअल इवैल्यूएशन जब शुरू करेंगे तब हमारे पास 4 प्रकार की मेथड्स है जिन्हें हम इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के प्रोसीजर में इंप्लीमेंट यानी यूज कर सकते हैं। वो मेथड्स कौन सी है? नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट नैरेटिव रिकॉर्ड मेथड, चेकलिस्ट मेथड, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर मेथड एंड फ्लो चार्ट मेथड। अब इन चारों मेथड्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। चलो अभी वॉइस प्रॉपरली आ गया है, थोड़ा सा वो 1-2 मिनट के लिए वॉइस गायब हो गया था, तो मैं वापस से शुरू करता हूँ। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आपके एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग मेथड्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। 4 मेथड्स है हमारे सामने, पहली है नैरेटिव रिकॉर्ड चेकलिस्ट, दूसरी है चेकलिस्ट, तीसरा है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर एंड चौथा है फ्लो चार्ट। अब हम क्या करेंगे? डिटेल एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो नैरेटिव रिकॉर्ड वाली जो मेथड है उसको हम सबसे पहले डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम उसमें पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ द नैरेटिव रिकॉर्ड। तो यहां पर उसकी डेफिनेशन देखो। The narrative record is a detailed and comprehensive description of the internal control system as observed by the auditor in practice. यानी ऑडिटर क्या करेगा? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ऑब्जर्व करेगा, वो नैरेट करेगा, उस नैरेशन को रिकॉर्ड करेगा। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा वो पूरी की पूरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो एक्चुअली वो ऑब्जर्व करता है उसका। इट इज अ रिटर्न अकाउंट that captures the procedures, control and operations within the organization. तो नैरेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? एक रिटर्न अकाउंट होता है, यानी टेक्स्ट फॉर्मेट में आप उसे मेंटेन करते हो और वो कैप्चर करता है कौन से डिटेल्स? प्रोसीजर से रिलेटेड डिटेल्स, कंट्रोल से रिलेटेड डिटेल्स एंड ऑपरेशन से रिलेटेड डिटेल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। This narrative provides a full account of the system as it operates, making it a useful tool for audits in environments where formal systems might not be present. अगर एंटिटी के कोई बहुत सारी एंटिटीज क्या होती है जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, वो उन इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज करके प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेटअप कर सकते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग स्किल्ड एम्प्लॉयज को हायर नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वो इनफॉर्मली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इंप्लीमेंट करके रखते हैं। तो आपके पास दोनों सिनेरियोज है। तो बेसिकली ऑडिटर क्या करेगा? आइदर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्रकार का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर वो इंप्लीमेंट करता है तो एक ऑडिटर उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को
ऑब्जर्व करेगा और उसका डिटेल्ड एंड कॉम्प्रहेंसिव डिस्क्रिप्शन जनरेट करेगा ताकि उस सिस्टम के बारे में जानकारी एंड अंडरस्टैंडिंग हासिल कर पाए। उसी के बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड उनकी प्रोसीजर्स के डिटेल्स, कंट्रोल्स के डिटेल्स एंड ऑपरेशंस के डिटेल, ये 3 प्रकार के डिटेल एक ऑडिटर नैरेटिव रिकॉर्ड में मेंटेन करेगा और ये फुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको देगा रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेसिक डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन फॉर डेवलपिंग द रिकॉर्ड। तो जब आपको किसी भी चीज का डिटेल्ड रिकॉर्ड अगर जनरेट करना है तो आप क्या करोगे? उस एस्पेक्ट को डिटेल में ऑब्जर्व करोगे और उसका बेसिक टेस्टिंग भी करोगे और उसके बाद अपना डिटेल एनालिसिस लिखोगे। तो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन फॉर डेवलपिंग द रिकॉर्ड, यानी नैरेटिव मेथड से अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है, जनरेट करनी है, तो आप पहले ऑब्जर्व करोगे, टेस्टिंग करोगे, उसके बाद में डिटेल नरेशन जनरेट करोगे। टू क्रिएट अ रिलायबल नैरेटिव रिकॉर्ड, द ऑडिटर must conduct actual test and make observations of the system in operation to create reliable narrative record। यानी एज एन ऑडिटर अगर आपको रिलायबल नैरेटिव रिकॉर्ड क्रिएट करना है इन रिलेशन विथ रिगार्ड टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? एक्चुअल टेस्ट कंडक्ट करने चाहिए और एक्चुअली आपको उस सिस्टम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा जब वो फंक्शनल होगी। ठीक है, देन merely relying on the theoretical descriptions or second-hand information is insufficient. The auditor needs first-hand exposure to the system's functioning to develop an accurate narrative. This step is crucial for ensuring the narrative reflects the reality of the operations. अब 2-3 प्रकार की बातें हो सकती है। जब आप इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड डिटेल जानकारी जनरेट करना चाहो तो आप या तो मैनेजमेंट जो इन्फॉर्मेशन देती है उसके बेसिस पर ही काम करो, या अगर आपको सही में एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्चुअल रियल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एज एन ऑडिटर आपको खुद फिजिकली वहां पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा, पूरी की पूरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हर एक स्टेप को आप ऑब्जर्व करोगे, हर एक स्टेप को आइडेंटिफाई करोगे, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनका डिजाइन किस तरीके का है, वो इंप्लीमेंट किस तरीके से होते हैं, यानी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरी की पूरी प्रोसेस को आप ऑब्जर्व करोगे एंड देन उसका डिटेल्ड नरेशन जनरेट करोगे। इसका मतलब क्या हुआ? एक होती है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर खुद जनरेट करेगा और एक होती है सेकंड हैंड या थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन जो आप दूसरे सोर्सेज से गैदर करोगे और उस पर रिलाई करोगे। तो कोई ऑडिट के केस में जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है जहां ऑडिटर खुद पर्सनली इन्वॉल्व होता है वो सबसे ज्यादा क्रेडिबल और उस इंफॉर्मेशन को सबसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको डिटेल्ड रिकॉर्ड जनरेट करना है तो आपको ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग करना पड़ेगा व्हाइल परफॉर्मिंग नैरेटिव रिकॉर्ड मेथड। पॉइंट नंबर 3, यूज इन स्मॉल बिजनेसेस और इनफॉर्मल कंट्रोल सिस्टम। Narrative records are particularly useful for small businesses or organizations that do not have a formal or documented control system. In such cases, the auditor may find it challenging to use standard auditing techniques like flowcharts or checklist. The narrative record, being a flexible and descriptive tool, fits well in these settings by capturing the real, though informal system. ठीक है, यहां पर आप देखो कि यूज इन स्मॉल बिजनेसेस और इनफॉर्मल कंट्रोल सिस्टम। तो नैरेटिव रिकॉर्ड वाली जो मेथड है वो जनरली सबसे ज्यादा यूजफुल आपको स्मॉल बिजनेसेस या इनफॉर्मल कंट्रोल सिस्टम जहां पर है वहां पर काम में आने वाली है, क्योंकि जहां पर फॉर्मल एंड डॉक्यूमेंटेड डेटा है कंट्रोल सिस्टम के बारे में वहां पर ऑडिटर को फिर से खुद होके पूरा का पूरा डिटेल नैरेटिव जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल या डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है तो ऑडिटर उसी इंफॉर्मेशन को चेक करेगा और उसी इंफॉर्मेशन का टेस्टिंग करेगा। लेकिन कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो इनफॉर्मल होती है वहां पे उनके पास उतना टाइम नहीं होता, उतने रिसोर्सेस नहीं होते कि हर एक बात को भाई रिकॉर्ड करके रखो, और उतना सीरियसनेस भी नहीं होता, क्योंकि क्या होता है जनरली ओनर ही मैनेजर होता है, ओनर ही मैक्सिमम काम करता है और उसके सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, तो उनके ऊपर पहले ही वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। तो
ऑडिट के लिए तो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, हम एज एन ऑडिटर तो उन्हें बता सकते हैं कि भाई कितना इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड क्रिएट करना, लेकिन जो एंटिटी होती है उनको भी उसका सीरियसनेस समझना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति के प्रायोरिटीज अलग अलग होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज अलग अलग होती है, तो ये एज एन ऑडिटर हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो जब भी आप स्मॉल बिजनेसेस या ऐसे छोटी एंटिटीज का ऑडिट करने जाओगे तो वहां पे नैरेटिव रिकॉर्ड आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि वहां पर आप उनकी इंटरनल कंट्रोल, आपको एज एन ऑडिटर उनकी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पूरा मैपिंग करना पड़ेगा और हर एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करके फिर उसका एक्चुअल टेस्टिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये ओपिनियन जनरेट कर पाओगे कि इनकी इनके जो भी थोड़े बहुत इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो फंक्शनल है या नहीं है। देन disadvantages of the narrative record method. Despite its utility, the narrative record has several drawbacks, especially in more complex environment. जहां पर बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहां पर नैरेटिव रिकॉर्ड थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस क्रिएट करती है। वो डिसएडवांटेजेस कौन से हैं? पहला, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम। जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगा आपके पास तो आपको उस सिस्टम को समझने में टाइम लगेगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट करना डिफिकल्ट होता है। सिंस द नैरेटिव इज ऑफन लेंदी एंड डिस्क्रिप्टिव, तो नैरेटिव रिकॉर्ड में जो भी बातें आपके पास आएगी, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, उसका नेचर कैसा रहेगा? लेंदी एंड डिस्क्रिप्टिव। इट कैन बी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड द सिस्टम फुली। द लैक ऑफ स्ट्रक्चर compared to diagrams or checklist can make it hard to get a clear view of the processes and controls in operation। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये नैरेटिव रिकॉर्ड में सिस्टम को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट क्यों होता है। आपके पास एक फॉर एग्जांपल कोई एक ऑडिट का टॉपिक जो आपको ठीक लगता है, जो आपके दिमाग में आता है, उसको समझ लो, उसको इमेजिन करो। अब उस टॉपिक के मैं आपको 1 पेज देता हूं और उसी टॉपिक का मैं आपको 40 पेज देता हूं, तो एज अ स्टूडेंट आपको 1 पेज समझना आसान जाएगा या आपको एक टॉपिक को पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए 40 पेजेस को रीड करो, उसको अंडरस्टैंड करो, याद रखो और समझो, ये आसान जाएगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है। जो नैरेटिव मेथड होती है वो लेंदी एंड डिस्क्रिप्टिव होती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, यानी प्रोसेस के स्टार्ट से लेकर प्रोसेस के एंड तक हर एक एस्पेक्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है। तो एज एन ऑडिटर इन सारी इंफॉर्मेशन को रीड करना, उसको एनालाइज करना, उसको एसिमुलेट करना एंड देन पूरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग गेन करना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ये पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा, चैलेंजेस इन आइडेंटिफाइंग वीकनेसेस और गैप्स। जब आपके पास बहुत लंबा डेटा होगा, जब आपके पास लेंदी एंड डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होगी, तो ऐसे डेटा में से वीकनेसेस और गैप्स को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। सेम लॉजिक फिर से अप्लाई करो, 1 पेज में वीकनेसेस या गैप्स आइडेंटिफाई करना और 40 पेजेस को एसिमुलेट करके एनालाइज करके वीकनेसेस और गैप्स को आइडेंटिफाई करना, जो डिफरेंस रहेगा वही सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होता है। A narrative record may not readily reveal weaknesses or gaps in the control system. In a written description, certain control flaws might be harder to spot compared to flowchart, where missing steps or overlaps are morely visible. यानी क्या होता है? कहीं पर overlaps होती है, यानी बहुत बार किसी प्रोसेस में रिपीटेटिव स्टेप्स होती है। अब वो रिपीटेटिव स्टेप्स को आप हटा भी सकते हो, लेकिन वो समझने के लिए आपको उस प्रोसेस का पूरा बर्ड्स आई व्यू होना चाहिए। जब आपके दिमाग में पूरे स्टेप्स स्टोर हो जाएंगे, जब आपको पूरे स्टेप्स का अंडरस्टैंडिंग होगा, तभी आप ये डिसाइड कर सकते हो कौन सी स्टेप रिपीटेटिव है, कौन सी प्रोसीजर या स्टेप आपको डिजायर्ड आउटकम या आउटपुट नहीं दे रही है, उनको हटाओ। देन इन अ रिटर्न डिस्क्रिप्शन, certain control flaws might be harder to spot compared to flowchart, where missing steps or overlaps are more visible. जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, बर्ड्स आई व्यू होता है, तो डिफिकल्टी या गैप्स या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। ऑडिटर्स might need to sift through extensive details to pinpoint where controls are ineffective. तो एकदम मेटिकुलसली या डिटेल में काम करना पड़ेगा to identify इनइफेक्टिव स्टेप्स या प्रोसीजर्स इन द एंटायर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये हो गया आपका दूसरा डिसएडवांटेज। नैरेटिव रिकॉर्ड का तीसरा डिसएडवांटेज क्या होता है हमारे पास? इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस इन द सिस्टम, यानी अगर
आपको कोई इनइफेक्टिवनेस दिखा, आपको कोई एरर या वीकनेस दिखा, तो अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में या अपने ऑडिट प्लान में अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, तो नैरेटिव रिकॉर्ड लेंदी होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, तो धीरे धीरे करके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आपको चेंज करना पड़ेगा। वही चीज यहां पे बताई गई है। इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस इन द सिस्टम इज डिफिकल्ट। As businesses evolve, they often undergo changes like a reshuffling of manpower or adjustment in processes. बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो डायनामिक होता है, उसमें हमेशा सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस चेंज होते रहती है, तो हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट करना पड़ता है। तो हर बार जब हम अडॉप्ट करेंगे तो हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में भी चेंज करना पड़ेगा। सिस्टम में चेंज होता है तो जो हमारा सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो नैरेटिव रिकॉर्ड जो डिटेल होता है, उस डिटेल रिकॉर्ड को चेंज करना कमरसम होता है, डिफिकल्ट होता है। रिफ्लेक्टिंग दीज चेंजेस इन अ नैरेटिव रिकॉर्ड कैन बी कमरसम एज इट रिक्वायर्स constant rewriting and updating. Unlike a flowchart where changes can be more easily updated, a narrative record might become outdated more quickly, leading to inaccuracies in the description. अगर आपका डिटेल डेटा है, डिटेल डेटा हमेशा काम का होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, वो अपडेटेड होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए और वो रिलेवेंट होना चाहिए। ये तीन क्वालिटीज अगर डिटेल डेटा में नहीं है तो वो किसी भी व्यक्ति के लिए कोई काम की चीज नहीं है। तो मित्रों, इस तरीके से नैरेटिव रिकॉर्ड का एक्सप्लेनेशन हमारा कंप्लीट होता है और उसके डिसएडवांटेजेस में हमने 3 डिसएडवांटेजेस को पढ़ा है। अब हम दूसरी मेथड ऑफ इंटरनल कंट्रोल की जो इवैल्यूएशन वाली मेथड है, जो कि है चेकलिस्ट मेथड, उस चेकलिस्ट मेथड को समझते हैं। तो चेकलिस्ट मेथड का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपके लिए दिया गया है, उसको पढ़ो। दिस इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस व्हिच अ मेंबर ऑफ द ऑडिटिंग स्टाफ मस्ट फॉलो एंड और आंसर। तो ये जो चेकलिस्ट होती है ये किन के लिए बनाई जाती है? ये मेंबर ऑफ ऑडिटिंग स्टाफ के लिए बनाई जाती है, यानी जो ऑडिट की जो टीम होती है, जो टीम मेंबर्स होते हैं, उनके लिए चेकलिस्ट बनाई जाती है। When he completes instructions, he initials the space against the instruction. Answers to the checklist instructions are usually yes, no or not applicable. This is again on the job requirement and instructions are framed having regard to the desirable elements of control. अब यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताना चाहता हूँ। ये जो चेकलिस्ट है ये ऑडिटिंग टीम के लिए बनाई जाती है, ठीक है, और जो हमारी इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर है वो एंटिटी के स्टाफ के लिए बनाई जाती है। ये बस एक बेसिक डिफरेंस है चेकलिस्ट में और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप ध्यान में रखना। चेकलिस्ट क्या होती है? दिस इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस, यानी चेकलिस्ट में आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस या क्वेश्चंस दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, उनको कंप्लीट करना या क्वेश्चंस के आंसर देना, इसकी जिम्मेदारी ऑडिटिंग स्टाफ के ऊपर होती है, यानी जो मेरे लिए काम करेंगे एज एन ऑडिटर उन व्यक्तियों के ऊपर होती है। चेकलिस्ट हम मैनेजमेंट के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऑडिट के साइट पर जाकर जो काम करना है उसके लिए चेकलिस्ट बनाई जाती है। When he completes instructions, यानी अब देखो, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्शन तो आपको समझ गया, मैंने रीड भी किया, आपको एक्सप्लेन भी किया। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ। इस एग्जाम्पल्स का क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि अब सबसे पहले आप फॉर्मेट देखो। सबसे पहला कॉलम हमारा आता है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम हमारा है चेकलिस्ट आइटम, तीसरा रिस्पॉन्स का कॉलम है, उसमें यस और नो और नॉट एप्लीकेबल, इनमें से एक रिस्पॉन्स आपको देना है और जो भी व्यक्ति यहाँ पे आंसर करेगा उसको अपनी सिग्नेचर वहां पे प्रोवाइड करनी है और नाम लिखना पड़ेगा। बेसिकली इनिशियल क्यों करनी है? ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो जाए कि ऑडिट के दौरान कौन सा काम किस एम्प्लॉय ने या किस टीम मेंबर ने किया, उससे रिलेटेड उसकी जिम्मेदारी फिक्स हो जाएगी। अब चेकलिस्ट में सबसे पहला सवाल आप देखो, आर टेंडर्स कॉल्ड बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर्स, यानी यहां पर हम परचेस की बात कर रहे हैं। तो कोई भी अगर एंटिटी है उसके परचेस के ट्रांजैक्शंस अगर हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर हम चेक कर रहे हैं तो सबसे पहला एस्पेक्ट हम क्या करेंगे? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट अगर होती है तो परचेस करने से पहले टेंडर की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता है। एम्प्लॉय क्या करेगा? रिस्पॉन्स क्या देगा? यस और नो और नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन, आर द परचेसेस मेड ऑन द बेसिस ऑफ अ रिटर्न ऑर्डर, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता। तीसरा क्वेश्चन, इज
द परचेस ऑर्डर फॉर्म स्टैंडर्डाइज, जब भी आप परचेस ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो जो फॉर्म होता है, जो जिसे परचेस ऑर्डर फॉर्म कहते हैं, क्या उसका एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है या रैंडमली एक पेपर पे नोट लिख के हम भेज देते हैं। देन आर परचेस ऑर्डर फॉर्म्स प्री नंबर्ड, प्रॉपर सीरियली नंबरिंग किया जाता है या नहीं किया जाता है। देन आर the inventory control accounts maintained by persons who have nothing to do with the custody of work, receipt of inventory, inspection of inventory and purchase of inventory। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है या नहीं है, कि एक ही व्यक्ति परचेस करता है, एक ही व्यक्ति इन्वेंट्री रिसीव करता है और वही सेम एम्प्लॉय उसका स्टोरेज भी करता है, या फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है। तो परचेस से रिलेटेड ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस के आंसर जो भी जिसे भी वो काम दिया जाएगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू करने का, वो प्रॉपर इंक्वायरी करेगा, राइट क्वेश्चंस पूछेगा और यहाँ पर आइदर यस, नो और नॉट एप्लीकेबल क्वेश्चंस के आंसर देगा। और अगर नो या नॉट एप्लीकेबल है तो उसको रीजन देना पड़ेगा कि यहाँ पर नो क्यों लिखा है एंड नॉट एप्लीकेबल क्यों लिखा है। अब उसके बाद जब ये चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो the complete checklist is studied by the principal, manager or senior to ascertain existence of internal control and evaluate its implementation and efficacy। तो जो प्रिंसिपल ऑडिटर होता है वो अपने अलग अलग एम्प्लॉयज को अलग अलग चेकलिस्ट प्रोवाइड करेगा और वो चेकलिस्ट इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी इन सारे एस्पेक्ट्स को टारगेट करेगी, उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को टारगेट करेगी। अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे और जब ये चेकलिस्ट सीनियर एम्प्लॉयज के पास पहुंच जाएगी तो वो सीनियर एम्प्लॉयज ये सारे के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। इस डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर हाई रिस्क एरिया, मीडियम रिस्क एरिया एंड लो रिस्क एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन डिटेल ऑडिट प्लान को फॉर्म्युलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन दिए गए, दीज आर सैंपल क्वेश्चंस, ये कोई कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। परचेस के इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड इन 5 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देन ये हो गई मित्रों आपकी चेकलिस्ट मेथड। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में काम नहीं होता है, इनिशियल रिव्यू होता है पूरी की पूरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स का। फिर तीसरी मेथड हमारे पास क्या आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, वो है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनएयर। उसकी हम देखते हैं डेफिनेशन। एन इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनएयर इज अ स्ट्रक्चर्ड टूल used by auditors to gather detailed information about the internal control system of an organization। यानी यहाँ पर अब हम डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट प्रोब various aspects of control mechanisms within the company aiming to evaluate their existence, operation and effectiveness। तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनएयर क्या है, उसका नेचर कैसा है, वो एक स्ट्रक्चर्ड टूल है जो ऑडिटर साहब यूज करते हैं टू गैदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्टिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कौन से एस्पेक्ट्स हमें चेक करने होते हैं, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करती है, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फंक्शनल है, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिवली काम करती है या नहीं करती है। इन पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए हम इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनएयर को फॉर्म्युलेट करते हैं। फिर पॉइंट नंबर 2, comprehensive nature of internal control questionnaire। The questionnaire covers a broad range of control related topics ensuring that all critical aspects of internal controls are addressed। तो internal control questionnaire को इस तरीके से formulate किया जाता है कि वो सारे के सारे critical aspects relating to internal control उनको cover कर ले। This comprehensive nature helps ensure that no significant area of internal control is overlooked। यानी जो हमारा मोटिव होता है हाई रिस्क एरिया, मीडियम रिस्क एरिया, लो रिस्क एरिया, तो जितने भी क्रिटिकल एरियाज होते हैं रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल्स, वो सारे के सारे हमारे इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनएयर में हम कवर अप कर लेते हैं। किसी भी एरिया को ओवरलुक या इग्नोर नहीं किया जाता और इसीलिए इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनएयर का नेचर कैसे होता है, डिटेल्ड एंड कॉम्प्रहेंसिव तरीके का नेचर होता है। पॉइंट नंबर 3, एडवांटेजेस ऑफ द क्वेश्चनएयर अप्रोच। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ क्वेश्चनएयर इज द रिडक्शन इन द लाइक्लीहुड ऑफ द ओवरसाइट। यानी जो इग्नोरेंस होता है, जो ओवरलुकिंग होता है, उसको रिड्यूस कर देता है। सबसे पहला एडवांटेज, यानी आपके नजर से कोई भी गलतियां बच के नहीं निकल पाएगी। देन सिंस
The questions cover all necessary areas systematically. Auditors are less likely to omit any essential control procedures during their review. जब हम अब यहाँ पर ये जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर अप्रोच है, ये प्रॉपरली सिस्टमैटिक अप्रोच है, डॉक्यूमेंटेड अप्रोच है, रिटर्न फॉर्म में ये सारे काम होने वाला है। तो जब भी आपके पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि सर मैं ये 2 चीजें भूल गया, मैम मैं ये 2 चीजें भूल गया, ऐसा कोई भी एक्सक्यूज आपके पास नहीं होता। जितनी चीजें आपके डॉक्यूमेंट में लिखी है वो सारी की सारी आपको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करनी है। उसके बाद it also provides a structured approach that helps in reviewing internal controls periodically. यानी रेगुलर इंटरवल पे आप इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर का यूज करके रेगुलर इंटरवल पे इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में जानकारी हासिल करते रह सकते हो, यानी एक कंटिन्यूटी आपको मिल जाएगी टू मॉनिटर। तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर जो है ये एक मॉनिटरिंग टूल के तौर पे भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर 2-3 एडवांटेजेस हमने देख लिए। अब पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? Process of using the questionnaire. The questionnaire is typically given to the client. अब यहाँ पर जो मैंने बेसिक डिफरेंस आपको बताया था, ये जो चेकलिस्ट है ये आपके ऑडिट टीम को दी जाएगी। चेकलिस्ट में जितने भी चीजें हैं वो उसको इंप्लीमेंट करना, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना ऑडिट स्टाफ का काम है। अब ये जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर आप फॉर्मुलेट कर लोगे, ये आप क्लाइंट को दोगे, यानी जो भी मैनेजमेंट होगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस होंगे या फिर जो रिलेवेंट एम्प्लॉयज होंगे उन्हें दिया जाएगा। और इन क्वेश्चंस के आंसर, जो भी क्वेश्चनर में मेंशन किया जाएगा उसका आंसर एम्प्लॉय, वो जो एंटिटी है उसका स्टाफ प्रोवाइड करेगा। ठीक है। The questionnaire is typically given to the client who then passes it to the relevant executives and employees for completion. The questions are designed to be answered with simple yes, no or not applicable responses, making it easier for the staff to address. Once completed, the auditor reviews the answers and seeks further clarification if inconsistencies are detected. तो अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में ऑडिटर को इरेगुलरिटी या इनकंसिस्टेंसी दिखी तो वहां पर ऑडिटर डिटेल्ड इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है। Then, structure of questions. The questions in the internal control questionnaire are often crafted such that a yes response indicates a satisfactory condition and a no response highlights potential weaknesses in the control system. तो ये यहाँ पर हमें जो चीज़ पता चली कि क्वेश्चनर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका रिस्पॉन्स आप यस, नो या नॉट एप्लीकेबल इन टर्म्स में दे सकते हो। तो जब भी इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में आपको किसी भी क्वेश्चन के सामने यस लिखा होगा, दैट मीन्स सेटिस्फैक्टरी कंडीशन है, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेटिस्फैक्टरीली काम कर रही है। और जहां पर भी किसी भी क्वेश्चन के सामने आपको नो रिस्पॉन्स अगर मिलता है तो इसका मतलब उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के उस पोर्शन में कुछ वीकनेसेस है, वहां पर आपको डिटेल में काम करना पड़ेगा। This binary structure simplifies the evaluation process for both the client and the auditor. Number 6, handling no and not applicable answers. अब ये जो no या not applicable वाले answers है, इस यहाँ पर हमें क्या पता चल जाता है कि भाई potential weakness यानी risk है। तो इन risky areas को हम कैसे handle करेंगे? If no response is given, it indicates a control deficiency or weakness, prompting the auditor to investigate further. जहां पर भी आपको no या not applicable आंसर दिखेगा वहां पर आपको डिटेल में इंक्वायरी करनी है। For questions that are irrelevant to the business, the not applicable option is provided to ensure clarity and avoid unnecessary scrutiny of irrelevant areas. तो जहां पर not applicable आंसर है, that means वो एरिया हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ऐसा एम्प्लॉय ने हमें बताया है। तो एम्प्लॉय ने जब हमें बता दिया कि ये वाला एरिया हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो एज एन ऑडिटर मैं अपने रिसोर्सेस उस इररिलेवेंट एरिया में डिप्लॉय नहीं करूंगा। जो रिस्की एरियाज है मैं वहां पर मेरे सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेस को डिप्लॉय करूंगा। देन further clarification of inconsistency. When the auditor reviews the completed questionnaire, any inconsistency or incongruous answers are flagged for further discussion. The auditor staff will engage in follow-up discussions with the client's employees to clarify areas of concern, ensuring a thorough understanding of the discrepancy. तो basically यहाँ पर ये दोनों पॉइंट एक ही साथ में कवर हमने कर लिए हैं। जब भी आपको आंसर नो मिलेगा या आपको लगता है कि यार
यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ इनकंसिस्टेंसीज है, तो आप सीनियर एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर आप क्या कहोगे, अपने स्टाफ को फिर से इंस्ट्रक्शन दोगे कि भाई साहब आपने जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में आंसर जमा किए हैं, मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर्स में इनकंसिस्टेंसीज लगती है, वापस जाओ एम्प्लॉयज के साथ फिर से बात करो और जो भी कंसर्न एरिया है उसमें क्लैरिफिकेशन लेके आओ, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 8, फाइनल रिपोर्ट ऑफ डेफिशिएंसीज एंड रिकमेंडेशंस। तो जब हम पूरे के पूरे इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर को स्टडी कर लेंगे, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनेगी, उसे क्या कहा जाता है, फाइनल रिपोर्ट ऑफ डेफिशिएंसीज एंड रिकमेंडेशंस। यानी जो प्रिंसिपल ऑडिटर है, बेस्ड ऑन द इनिशियल रिव्यू या फिर डिटेल रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बाय यूजिंग नैरेटिव रिकॉर्ड और चेकलिस्ट मेथड और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, एक डिटेल रिपोर्ट बनाई जाएगी कि इंटरनल कंट्रोल्स में कुछ डेफिशिएंसीज है तो उनको दूर कैसे किया जाए, या इंप्रूवमेंट के लिए कोई रिकमेंडेशंस है तो वो भी ऑडिटर अपने इस फाइनल रिपोर्ट में प्रोवाइड करेगा। फाइनल रिपोर्ट यानी ऑडिट रिपोर्ट नहीं, इंटरनल कंट्रोल का जो रिव्यू या इवैल्यूएशन किया है उससे रिलेटेड फाइनल रिपोर्ट। आफ्टर रिव्यूइंग द क्वेश्चनियर एंड डिस्कसिंग एनी areas of concern, the auditor prepares a report detailing the identified control deficiencies. This report also includes recommendations for improving the internal control system, providing the client with actionable steps for strengthening their processes. यानी अपने तरफ से ऑडिटर कुछ जेन्युइन सजेशंस देगा, ऐसे अपनी होशियारी बताने के लिए नहीं, जेन्युइन अगर है तो ही रेकमेंड करना है, क्योंकि जितने बुद्धि हमारे पास होती है उतनी ही बुद्धि एक एंटिटी के पास भी होती है। The review of internal controls is typically conducted annually with the findings documented in detail for ongoing monitoring and improvement. तो ये एक जनरल पॉइंट है जो ऑडिटर की ड्यूटी होती है, अगर उसे डेफिशिएंसीज दिखती है तो उसके बारे में बताओ, अगर उसे अपने तरफ से इंप्रूवमेंट के लिए कोई रिकमेंडेशन है तो वो बताएगा। तो इस तरीके से इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर वाली मेथड जो है आप यूज कर सकते हो। फिर हमारे पास आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर मेथड। सबसे पहला एग्जांपल हम देखने वाले हैं परचेसेस का। तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर रिलेटिंग टू परचेसेस, उसका फॉर्मेट क्या है, देखो सीरियल नंबर है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम क्वेश्चन है, तीसरा कॉलम है रिस्पॉन्स, जहां पर यस और नो और नॉट एप्लीकेबल रिस्पॉन्स आपको यहां पर लिखना है, यानी एंटिटी के जो एम्प्लॉयज है वो लिखेंगे और उन एंटिटीज की यहां पर सिग्नेचर होगी, प्लस कौन से स्टाफ ने आपके लिए काम किया है उस पर्सन का भी सिग्नेचर होगा, ठीक है। फिर देखो परचेसेस से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आर परचेसेस सेंट्रलाइज्ड इन द परचेस डिपार्टमेंट। यानी क्या एंटिटी में एक परचेस डिपार्टमेंट है और सारे के सारे जितने भी छोटे मोटे जितने भी परचेसेस है वो सारे परचेसेस क्या सेंट्रलाइज्ड है, या फिर फिक्स्ड असेट के परचेस का अलग डिपार्टमेंट है, इन्वेंट्री परचेस का अलग डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल परचेस का अलग डिपार्टमेंट है, रेगुलर जो चिल्लर खर्चे होते हैं उसके परचेसेस का डिपार्टमेंट अलग है, या फिर एक सेंट्रलाइज्ड परचेस डिपार्टमेंट है। बेसिकली परचेस डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर यहां पे पूछा गया है, ठीक है। आंसर आप क्या करोगे, आर परचेस डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज्ड और अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर सेंट्रलाइज्ड है तो यहां पर यस आएगा, अगर सेंट्रलाइज्ड नहीं है तो यहां पर नो आएगा। अगर नो आंसर आपको आता है तो फिर फर्दर इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि फिर स्ट्रक्चर बताओ, सेंट्रलाइज नहीं है तो स्ट्रक्चर बताओ, उनसे रिलेटेड एम्प्लॉयज कौन है वो बताओ, उनमें क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो होती है वो बताओ, उनके क्या डॉक्यूमेंटेशन है वो बताओ, फिर उन्होंने उनकी कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है तो उसी तरीके से फॉलो होती है या कुछ डेविएशन है, तो पूरा डिटेल इंक्वायरी आपको करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर यस आंसर आता है तो बात खत्म, जो सेंट्रलाइज तरीका है उसके हिसाब से आप ऑडिट करना, यानी सेंट्रलाइज परचेसेस के लिए फिर आप अपना ऑडिट प्लान बनाओगे। Question number 2. Are purchases made only from approved suppliers? Is a list of approved suppliers maintained for this purpose? Does the master list contain more than one source of supply for all important materials? तो बेसिकली परचेज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर पूछे जाएंगे, यस नो और नॉट एप्लीकेबल रिस्पॉन्स यहाँ पर रहने वाला है। तीसरा क्वेश्चन, आर द परचेस ऑर्डर्स बेस्ड ऑन वैलिड परचेस रिक्विजिशंस ड्यूली साइंड बाय ऑथोराइज्ड पर्सन्स इन दिस बिहाफ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, आर परचेसेस बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव कोटेशंस फ्रॉम 2 और मोर सप्लाईज, यानी टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो होती है या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5, आर परचेस ऑर्डर्स प्री नंबर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, आर परचेस ऑर्डर्स साइंड ओनली बाय एम्प्लॉयज ऑथोराइज्ड इन दी, यानी परचेस को ऑथोराइज किया जाता है या कोई भी एम्प्लॉय परचेस रिक्विजिशन डाल के परचेस कर सकता है। देन
Are all materials received only in the receiving department? Question number 8. Are persons connected with the receipt of materials and the keeping of receiving records denied authority to issue purchase orders or to approve invoices? Question number 9. Are materials inspected and counted, weighed or measured in the receiving department? And question number 10. Are receipt of materials evidenced by प्री नंबर्ड गुड्स रिसीव्ड नोट? तो बेसिकली मित्रों हमें एक बात पता है, क्या पता है? अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पढ़ लिया, बहुत सारा ऑडिट के बारे में हमने पढ़ लिया, नियरली 45-44 लेक्चर्स हमने समझ लिए। अभी हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि ऑडिट की क्रोनोलॉजी क्या होती है। अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उसके बाद में ऑडिटर जो है पूरी एंटिटी का एनवायरनमेंट समझेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट समझेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग गेन करेगा, फिर एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाएगा, उसके बाद डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाएगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर हम गैदर कर रहे हैं, दिस इज द इनिशियल रिव्यू, द ड्यू डिलीजेंस, यानी डिटेल ऑडिट प्लान बनाने के पहले की ये फेज है। ये जितने भी क्वेश्चंस आपने यहां पर पूछे हैं, इसके बेसिस के ऊपर परचेसेस से रिलेटेड डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनेगा। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। फिर जब हम इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर रिलेटिंग टू क्रेडिटर्स कहते हैं, तो क्रेडिटर्स से रिलेटेड जितने भी सवाल है, ये आपकी इनिशियल इंफॉर्मेशन हो गई। इस इनिशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ऑडिट स्ट्रेटेजी बनेगी एंड डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनेगा टू ऑडिट द क्रेडिटर्स वाला सेगमेंट। तो ऐसे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी सेगमेंट्स होंगे, क्रेडिटर्स, डेटर्स, फिक्स्ड असेट्स, टैंजिबल असेट्स, इनटैंजिबल असेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, सबसे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर बन सकते हैं। आपके ऑडिट के दौरान कौन सी चीजें रिलेवेंट है, उस रिलेवेंस के हिसाब से आप इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम के लिए इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर को फॉर्मुलेट कर सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल हम देखने वाले हैं क्रेडिटर्स से रिलेटेड। क्रेडिटर्स से रिलेटेड इनिशियल इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए सबसे पहला सवाल क्या होता है? आर सप्लायर्स इनवॉइसेस राउटेड डायरेक्ट टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट? आर दे एंटर्ड इन अ बिल रजिस्टर बिफोर सबमिटिंग देम टू अदर डिपार्टमेंट्स फॉर चेक एंड अप्रूवल? Are advance and partial payments entered on the invoices before they are submitted to other departments? यानी किस तरीके से प्रोसीजर होती है, पेमेंट किस तरीके से डिसबर्स किया जाता है, उसके बारे में जानकारी। Then, does the system ensure that all invoices are duly processed? In respect of raw materials and supplies, are reconciliations made of quantities and or values received as shown by purchase invoices with respect to विथ रिसिप्ट इनटू स्टॉक रिकॉर्ड्स? अब जितने भी क्वेश्चंस है आप क्या करोगे? यस आंसर होगा तो उसके हिसाब से ऑडिट का प्लान बनेगा, नो आंसर होगा तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को फर्दर ऑडिट इंक्वायरीज की जाएगी और उसके बेसिस पे डिटेल ऑडिट प्लान बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, डज द अकाउंट्स डिपार्टमेंट मैच द इनवॉइसेस ऑफ सप्लाईज विद गुड्स रिसीव्ड, नोट्स एंड परचेस ऑर्डर्स? क्वेश्चन नंबर 5, do all invoices bear evidence of being checked for prices, freight, terms, etc.? Are all advance payments duly authorized by persons competent to authorize such payments? Question number 7, are duplicate invoices marked immediately on receipt to avoid payments against them? Are all supplier statements compared with ledger accounts? Is there any follow-up action to investigate difference, if any, between the supplier's statement and ledger accounts? Question number 10, is a list of unpaid creditors prepared and reconciled periodically? तो यहाँ पर ये जो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, these are sample questions। इनसे कम क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो, ये 10 क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर ऑडिट सिनेरियो। तीसरा सैंपल हमारे सामने क्या आता है? इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अगर हमें चेक करना है तो हम क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं? आर स्टॉक्स स्टोर्ड इन असाइंड एरियाज, कहाँ पे स्टोरेज होता है, वेयर हाउसिंग किस तरीके से होता है? देन आर स्टॉक्स इंश्योर्ड कॉम्प्रहेंसिवली अगेंस्ट डिफरेंट रिस्क? इफ सम रिस्क इज नॉट इंश्योर्ड, वेदर इट इज ड्यू टू स्पेसिफिक डिसीजन टेकन बाय द सीनियर ऑफिशियल? क्वेश्चन नंबर 3, is a record maintained for the insurance policies? Is the record reviewed periodically? Is there any official who decides on the value for which stocks are to be insured? Is the adequacy of insurance cover reviewed periodically? Question number 7,
perpetual stock records kept for raw materials, work in progress, finished goods and stores. Are stock records periodically reconciled with accounting records? Where there is any system of perpetual inventory count, is there a periodical report of shortage or excess? If so, are these differences investigated? Are these differences adjusted in the stock records and in the financial accounts? Is return approval obtained from a responsible official to adjust these differences? And last question is, are there norms for stock levels to be held? अब मैं केवल ये क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं क्योंकि इन क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करने जैसा बहुत कुछ नहीं है. आप वीडियो को पॉज करिए, इन क्वेश्चंस को पढ़िए और देन डिपेंडिंग अगर आपने ऑडिट कभी किया है तो यहां पर क्वेश्चन देने की कोशिश करिए, यानी आंसर देने की कोशिश करिए. अब मैं ये जो फॉर्मेट्स होते हैं, इन फॉर्मेट्स में आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको क्या पता है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको इन 3 टर्म्स में ही आंसर देना है. ठीक है, अगर नो या नॉट एप्लीकेबल आप बताते हो तो उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देना पड़ेगा. तो लॉजिकल सेंस में अब ये क्या है, इमेजिनरी एक सैंपल क्वेश्चन है, ये रियल लाइफ यानी किसी स्पेसिफिक एंटिटी के लिए नहीं बना है. ये ओवरऑल जितने भी हम ऑडिट करते हैं, क्रेडिटर्स जनरली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, इन्वेंट्री सारी ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, तो उसके बेसिस के ऊपर एक जनरलाइज सैंपल हमने तैयार किया है. इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा चौथा यानी लास्ट वाला सैंपल जो है वो है फिक्स्ड असेट से रिलेटेड. तो फिक्स्ड असेट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में आ सकते हैं. पहला क्वेश्चन, आर बजट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अप्रूव्ड? इज the authority to incur capital expenditure restricted to specified officials? Are purchases of capital expenditure subject to same controls as applicable to purchase of raw material, stores, etc.? Is there proper check to see that amounts expended do not exceed the amount authorized? Are fixed assets verified periodically? Is there a return procedure for such verification? Number 7, are reports prepared on such verification? Number 8, do such reports indicate damaged or obsolete items of fixed assets? Are discrepancies disclosed by such reports investigated? And last question relating to fixed asset questionnaire is, are the records and financial accounts corrected with appropriate authority? तो असेट से रिलेटेड अब जब आप खुद ऑडिट करने जाओगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही 10 सवाल पूछने हैं. आप अपने नॉलेज के हिसाब से, आप अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से क्वेश्चंस को फॉर्म कीजिए, यानी क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट कीजिए और उन्हें अपने इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में इनकॉर्पोरेट कीजिए. ठीक है, ये सैंपल है टू गिव यू अ इनिशियल गाइडेंस. तो मित्रों, इस तरीके से हमारा जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर वाला एक इंपॉर्टेंट मेथड है उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन होता है कंप्लीट. अब इस इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर से रिलेटेड एक छोटा सा नोट है जो सबसे नीचे दिया गया है, उसको हम समझ लेते हैं. The internal control questionnaire is usually issued to the client and the client is requested to get it filled by the concerned executives and employees by giving replies as yes, no या not applicable along with explanatory notes if any. तो जो चीज मैंने आपको बताई वही रिप्लाई के बारे में नोट यहाँ पे दी गई है. दिस नोट इज इंपॉर्टेंट. ये जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर होता है ये टारगेट किया जाता है, इसका पर्पज होता है कि हम एम्प्लॉइज से इंफॉर्मेशन गैदर करें, और जो चेकलिस्ट होती है वो हमारे स्टाफ मेंबर्स यानी ऑडिट टीम के लिए होती है. अब हम लास्ट वाली जो मेथड है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, विच इज फ्लो चार्ट मेथड. इस मेथड को यूज करके भी आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो, उसका इवैल्यूएशन कर सकते हो. डेफिनेशन ऑफ अ फ्लो चार्ट. अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन अ कंपनी. जितनी भी प्रोसेसेस होंगी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर में किया जाएगा. इट विजुअली आउटलाइंस ईच पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हेल्पिंग टू मैप द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड प्रोसेसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. देन दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन. तो फ्लो चार्ट क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स का इंडिविजुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देता है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, यानी पूरी प्रोसेस का एक बर्ड्स आई व्यू हमें एक ही सिंगल जगह पे मिल जाता है. इसका पर्पस क्या होता है? फ्लो चार्ट का पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट इज टू प्रोवाइड क्लियर concise view of the company's internal control system without extensive narrative explanations. यानी बहुत ज्यादा लेंथी और डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन नहीं होता है. क्लियर एंड कंसाइज व्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमें इस फ्लो चार्ट की मेथड की मदद से
मिल जाता है। इट सर्व्स एज अ टूल टू हेल्प ऑडिटर्स रिव्यू एंड असेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम इन प्लेस। इसको यूज करके हम क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल करते हैं एज एन ऑडिटर? टू असेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। अब हमने डेफिनेशन देख ली, हमने पर्पस देख लिया। अब इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा कि कुछ नहीं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए मैं बस रीड करता हूं और जो पॉइंट मुझे बताना ठीक लगता है उसी को मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब ये फ्लोचार्ट के एडवांटेजेस क्या है? दे मिनिमाइज द नीड फॉर लेंदी एंड टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शंस, मेकिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। लेंदी इंफॉर्मेशन को हटा के सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमें क्लियर कंसाइज व्यू मिल जाता है। पॉइंट नंबर 2 यानी सेकंड एडवांटेज, दे ऑफर मोर कंसाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड व्यू ऑफ इंटरनल प्रोसेसेस कंपेयर टू रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन। तो क्या है दूसरा एडवांटेज? कंसाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड व्यू ऑफ इंटरनल प्रोसेसेस। तीसरा एडवांटेज, ऑडिटर कैन यूज देम टू इजीली आइडेंटिफाई गैप्स, इनएफिशिएंसीज एंड पोटेंशियल एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट विद इन द सिस्टम। यानी जब भी ऑडिटर फ्लोचार्ट मेथड यूज करेगा तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनएफिशिएंसीज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल रिस्की एरियाज, इन तीनों चीजों में काम करना ऑडिटर को आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के एडवांटेजेस आपको फ्लोचार्ट मेथड से मिलते हैं। चौथा पॉइंट, bird's eye view of the system. A flowchart provides a bird's eye view of the entire internal control system, highlighting the flow of transactions and processes. This high-level perspective allows auditor to understand how the different elements of control system interconnect, helping them to quickly spot any weaknesses and efficiency. तो basically क्या होता है flowchart? अगर आपके पास एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को अगर आप कंसाइज फॉर्म में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अगर लेके आते हो, जो एज अ स्टूडेंट हम करते हैं, हमारे पास क्या होता है, बहुत बड़े नोट्स होते हैं। उन नोट्स को रिवाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को छोटे छोटे डायग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी तरीके से फ्लोचार्ट भी काम करता है। यानी पूरे टॉपिक का अगर हमें ओवरव्यू चाहिए तो या तो हम जैसे वीडियो के शुरुआत में एक ब्लूप्रिंट को डिस्कस करते हैं, वो हो गया आपका, या फिर आप डायग्रामेटिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसका बना सकते हो। तो फ्लोचार्ट की मदद से पूरे के पूरे सिस्टम का एक बर्ड्स आई व्यू आपको मिलने वाला है। देन पॉइंट नंबर 5, एप्लीकेशन टू इंटरनल कंट्रोल। फ्लोचार्ट्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन बिकॉज they map out the transaction flow and integration of various processes. Auditors can use flowcharts to trace movement of goods, materials and cash within the system, which aid in identifying potential risk or areas that need improvement. यानी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी लाइन आइटम्स होते हैं, जैसे कि गुड्स हो गया, मटेरियल हो गया, कैश हो गया, तो P&L एंड बैलेंस शीट में या फिर शेड्यूल्स में या नोट्स में या डिस्क्लोजर्स में या कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप जितने भी इंफॉर्मेशन देते हो, उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन का जो भी मूवमेंट है विद इन द सिस्टम, उस मूवमेंट को आप अच्छे तरीके से ट्रैक कर पाओगे। और जब आप हर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के मूवमेंट को अच्छे तरीके से ट्रैकिंग कर सकते हो, तो पोटेंशियल रिस्की एरियाज, और आप पोटेंशियल रिस्की एरिया भी आइडेंटिफाई कर लोगे और कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी आपको पता चल जाएगा। देन पॉइंट नंबर 6, नीड फॉर कॉम्प्रहेंसिव स्टडी। To effectively create and use a flowchart, auditors must first gain a comprehensive understanding of the business. This includes knowledge of the nature of the company's activities, its business processes, and flow of goods and cash. By studying the entire manufacturing, trading, and administrative processes, the auditor can better evaluate and assess the company's internal control from a holistic perspective. This ensures that the flowchart accurately reflects the control environment. तो मित्रों, इस पॉइंट का बेसिकली एक ही चीज कहना है कि एज एन ऑडिटर अगर आपको फ्लोचार्ट मेथड यूज करनी है तो उसके लिए एक ही प्री रिक्विजिट है, कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द एंटिटी। यानी आपको ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट भी समझना पड़ेगा इन अ कॉम्प्रहेंसिव मैनर, एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का भी अंडरस्टैंडिंग आपको गेन करना पड़ेगा इन अ कॉम्प्रहेंसिव मैनर। तभी जाके आप क्लियर एंड कंसाइज
फ्लो चार्ट उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या प्रोसेस का किसी एस्पेक्ट का बना पाओगे। तो इस तरीके से मित्रों हमारा जो डिस्कशन है रिगार्डिंग फ्लो चार्ट मेथड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ये भी समाप्त होता है। और इसी के साथ इस लेक्चर नंबर 6 का जो मेन टॉपिक हमारा था वो है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इसका पार्ट 2 होता है समाप्त। और टॉपिक नंबर 6 कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके लिए हो जाता है अवेलेबल। ये वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त। इसके बाद हम टॉपिक नंबर 7 यानी जो भी 7वां टॉपिक होगा आपका उसको शुरू करेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप करिए पढ़ाई एंड टेक केयर।